Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Shruti and today we are going to discuss our Casuarina Tree poem composed by Toru Dutt. So first of all, let me introduce you to Toru Dutt. That she was born in a family with a rich culture and literary background. इनकी जो family थी वही literature background से related थी and she had lost her brother in 1869. 1869 में इनके भाई जिसका नाम अब्जू था उसकी डेथ हो गई थी. And then again in 1874 her sister आरू died. उनकी जो सिस्टर थी बहन थी आरू उसकी डेथ 1874 में हो गई थी बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड दीज टू डेथ्स लेफ्ट ए डीप स्ट्रेन ऑफ melancholy इन तोरू दत्त's नेचर. और इन दोनों की डेथ से जो दुख था वो इनकी सभी पोयम में प्रकट होता है. इन नियरली ऑल हर पोइट्री वी फाइंड अ डोमिनेंट नोट ऑफ melancholy. हर पोइट्री में हमें ये दुख नज़र आता है. ठीक है. सो तोरू दत्त डिड नॉट सर्वाइव हर सिस्टर फॉर मोर देन 3 years. अपनी बहन की मृत्यु के बाद वो 3 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रही. शी ऑल्सो पास्ड अवे बिफोर हर पोइटिक टैलेंट कुड फुली मैच्योर. इससे पहले कि उनका पोइटिक टैलेंट और ज़्यादा फलता फूलता उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी. शी इज़ ए पोइटेस ऑफ अनफुलफिल्ड रिनॉन, जिनको बहुत ज़्यादा सब फेम नहीं मिल पाई जीते जी. सो द पोयम शोज दैट तोरू दत्त एज ए पोइटस ऑफ नेचर. इस पोयम में ये पता चलता है कि जो तोरू दत्त थी वो नेचर की प्रकृति की पोइटस है. और दिस पोयम इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड रिवील्स द इनेट लव शी हैड फॉर नेचर. एंड इन दिस पोयम होता क्या इस पोयम में, शी डिस्क्राइब्स द कैजुरिना ट्री इन हर गार्डन हाउस इन कैलकाटा. ये कैजुरिना ट्री, कैजुरिना के पेड़ का डिस्क्रिप्शन बताती है जो उसके घर के गार्डन में था जो कैलकाटा में था बिकॉज शी बिलोंग टू कैलकाटा. उसके बाद वो फॉरेन चली जाती है. Okay, then she went to foreign and there she remembers the tree and her childhood. वहाँ से वो अपने ट्री को, बचपन को, सबको याद करती है. अपने डेड ब्रदर सिस्टर को शी रिमाइंड्स, याद करती है उनको भी इसलिए. So to her this tree stands as a symbol of time and eternity and is also a remembrance of her dead brother and sister. ये जो पेड़ होता है इसके लिए वो समय और अमरता लिए होता है. मतलब इसकी यादों में ये पेड़ कभी नहीं मरेगा. और दूसरी बात ये सिंबल है इसके डेड भाई और बहन की यादों का. ओके. सो दिस पोएम शोज दैट शी वाज ए कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर. तो ये पोएम बताती है कि कितनी ज़्यादा ऑब्जर्वर थी नेचर की. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. या द फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब्स द ट्री. पहला पैराग्राफ ही ट्री के बारे में डिस्क्राइब करता है. लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग ट्रंक इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स. मतलब ये कह रही है कि जो कैजुरिना ट्री है विच इज़ इन हर हाउस गार्डन वो कैसा है, इज़ वेरी मैजेस्टिक. वो बड़ा शानदार है. उसके हाउस गार्डन में जो कैजुरिना ट्री है वो बड़ा मैजेस्टिक है, शानदार है. अब हो क्या रहा है, लाइक ए ह्यूज पाइथन. पाइथन इज़ ए बिग स्नैक. एक बड़े स्नैक की जैसे कोई है जो उसके ऊपर वाइंडिंग राउंड एंड राउंड ऐसे इन ए जिगजैग मैनर. वाइंडिंग इज ए जिगजैग मैनर. वो उसके ऊपर क्लाइंब कर रही है. समथिंग इज क्लाइंबिंग, ओके, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रही है. द रग्ड ट्रंक, एंड जो ट्रंक है इसकी, पेड़ का जो तना है ये कैसा है, ये रग्ड है, मीन्स रफ है. इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स. और इसमें बहुत सारे स्कार्स का मतलब मार्क्स. देर आर सो मैनी मार्क्स इन द ट्री. इससे ये इंडेंटेड है, मीन्स सो मैनी डेंट्स आर मेड इन द ट्री. अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स. और ये जो इसके चारों तरफ से कैजुरिना ट्री के ऊपर राउंड एंड राउंड करके जो चढ़ रहा है ये कहाँ तक जा रहा है, इसके टॉप तक. ओके, समिट इज टॉप. नियर द स्टार, इतना ऊपर तक, जस्ट लाइक इट इज नियर द स्टार, जैसे कि वो स्टार के पास में पहुंच गया. सो अ क्रीपर क्लाइम्स. नाउ शी इज एक्सप्लेनिंग कि ये क्या चढ़ रहा है, वाइंडिंग एंड वाइंडिंग. ये है एक क्रीपर, मतलब एक बेल, जिसको बेल बोला जाता है, जो रेंग के चलती है. ये एक बेल है जो इस ट्री के चारों तरफ लिपट कर शी इज गोइंग टुवर्ड्स द स्काई इन होज एम्ब्रेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव. अगर कोई दूसरा पेड़ होता, नो अदर ट्री कुड लिव और कुड सर्वाइव इन द एम्ब्रेस ऑफ दिस क्रीपर. इस क्रीपर के एम्ब्रेस में, इसके लपेटे में कोई और दूसरा ट्री होता, पेड़ होता, तो वो जिंदा नहीं रह पाता. एम्ब्रेस इज होल्ड, इसके होल्ड में, पेड़ के पकड़ में, इस क्रीपर की पकड़ में दूसरा ट्री सर्वाइव नहीं कर पाता. बट गैलेंटली द जाइंट वियर्स द स्कार्फ. गैलेंटली इज ब्रेवली.
लेकिन बहादुरी से देखो इस कैजुरिना ट्री ने दिस कैजुरिना ट्री वियर्स द स्कार्फ ऑफ द क्रीपर। इसने इस क्रीपर का स्कार्फ बनाकर पहन लिया बड़ी ही बहादुरी से। मतलब नॉट ओनली ही इज सर्वाइविंग विद द क्रीपर, ही इज़ वियरिंग द स्कार्फ ऑफ द क्रीपर। मतलब ना केवल वो सर्वाइव कर रहा है इसके साथ, बल्कि वो तो उसका बड़े शान से मेजेस्टिक वे में स्कार्फ बनाकर पहन रहा है। एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोज अमंग। और केवल ये ही नहीं, स्कार्फ ही नहीं है, बल्कि क्रिम्सन कलर मीन्स रेड कलर, ओके, डीप रेड कलर के फ्लावर्स, क्लस्टर मीन्स इन बंचेस में, BUNCHES, बंचेस में लगे हुए हैं इसकी सभी बोस पर। मतलब बोस मीन्स ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस पर इसके रेड कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। Where on all day are gathered bird and bee, and often the garden is uh, filled with birds and bees, means the whole day the birds and bee gather there। पूरा दिन birds, चिड़िया, बी मतलब मधुमक्खी वगैरह वो वहाँ पर गैदर होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है। Where on okay, and after at night the garden overflows with one sweet song। और रात को क्या होता है, okay, what happens in night, often the garden is filled with the sweet song of the bird which sings continuously without pause in the dark night। पूरी रात वो गाती रहती है, okay, and the song is seems to have no close means end। और ऐसा लगता है जैसे उस सॉन्ग का कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन सॉन्ग गाती रहती है। मीन्स थ्रू आउट द नाइट द बर्ड सिंग्स इन द गार्डन, ठीक है। सॉन्ग डार्कलिंग फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम आवर ट्री, मतलब वहाँ से, डार्कलिंग मीन्स इन द डार्क नाइट में वो ट्री से गाती है। वाइल मैन रिपोज इज रेस्ट, मीन्स द बर्ड्स आर एक्टिव वाइल द मैन टेक्स रेस्ट, जबकि इंसान सोता है, रेस्ट करता है, ओके। इस तरह से टू अपोजिट पोजिशंस आर प्रेजेंटेड हियर, मतलब कॉन्ट्रास्ट बताया गया है यहाँ पर। सो व्हेन द मेन आर स्लीपिंग। So first paragraph is completed here. Let's continue on second paragraph. When first my casement is wide open shown at dawn. Dawn is early morning time. सुबह सुबह का time. So the poetess is saying कि whenever my casement is window, जब कभी मैं अपनी window से, when the poetess opens her window fully at dawn, she looks at the tree। वो क्या देखती है जब ये अपनी विंडो खोलती थी मॉर्निंग के टाइम में, इन द वेरी अर्ली मॉर्निंग टाइम, माई आइज डिलाइटेड ऑन इट्स रेस्ट। आई डिलाइटेड मीन्स फेल्ट हैप्पी, खुशी महसूस करती थी। वाट एवर शी सीन, जब जो भी कुछ देखती थी उससे उसको खुशी मिलती थी। और वो क्या दिखती थी, समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, कभी कभी, स्पेशली इन विंटर सीजन, कभी कभी, समटाइम्स बट स्पेशली इन विंटर सीजन, ऑन इट्स क्रेस्ट, इस पेड़ के क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप, यहाँ टॉप पर क्या होता था, ए ग्रे बबून सिट्स स्टैचू लाइक अ लॉन। बबून इज बिग मंकी को बोला जाता है। यहाँ पर इसके पेड़ के क्रेस्ट पर, टॉप पर एक मंकी बैठा रहता था, स्टैचू लाइक अ लॉन, और स्टैचू के जैसे बैठा रहता था। एंड अलॉन्ग ही सिट देयर, ठीक है, ही सिट्स देयर अलॉन विदाउट मूवमेंट लाइक ए स्टैचू एंड वॉचेस द सनराइज। और यहाँ से वो सनराइज होता हुआ दिखता रहता था, वॉचिंग द सनराइज। While on lower boughs, his puny offsprings leap about and play। और ये तो यहाँ बैठ के देखता रहता था, स्टैचू लाइक। एंड एट दैट टाइम हिज स्मॉल यंग वंस जंप अबाउट एंड प्ले। उसके जो यंग वंस थे, पनी ऑफस्प्रिंग मतलब उसके जो छोटे बच्चे थे, वो इधर उधर जंप अबाउट करते थे। लीप अबाउट मीन्स जंप हियर एंड देयर, और खेलते रहते थे यहाँ नीचे की ब्रांचेस पर। एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल द डे। कोकिलाज मीन्स कुकूज, CUCKOOS। और पास में या दूर क्या सुनाई देता था, जैसे कोई कोकिला है जो अपना सॉन्ग गाती रहती थी। मीन्स एट डॉन द कोकिलाज हेल द डे विथ देयर सॉन्ग्स ऑफ वेलकम। हेल मीन्स होता है वेलकम, सनराइज का वेलकम कर रही है वो अपना मधुर संगीत गाकर। एंड टू देयर पास्चर्स वेंट आवर स्लीपी काउस। पास्चर्स इज मिडोज का मतलब होता है चारागाह, और अपनी चारागाह पर जाती थी। वेंट आउट का मतलब चली जाती थी, गो। हमारी जो स्लीपी काउस थी, ठीक है, जो नींदों से अभी अभी उठी है, वो चली जाती थी। देयर स्लीपी काउस गो टू द पास्चर्स, मतलब पास्चर्स या मीडोज में चली जाती थी इन दैट सीजन। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रोड टैंक कास्ट,
और वहाँ पर पेड़ की शेडो में देयर वॉज अ ब्रॉड टैंक कास्ट, मीन्स ए बिग टैंक वॉज देयर, एक टैंक भी था पेड़ की शेडो के अंदर ही. ओके, देयर वॉज ए बिग टैंक, वाटर टैंक, बाय दैट हॉर ट्री. हॉर मीन्स दिस बिग ट्री, इस बड़े बिग ट्री के अंडर, उसकी शेडो के अंदर. सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट द वाटर लिलीज स्प्रिंग, उसमें क्या था, देयर वर मीन्स बिसाइड द वाइट ट्री द ब्यूटिफुल एंड वास्ट वाटर लिलीज ब्लूम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर टैंक. इसमें बहुत सारी छोटी छोटी वाटर लिलीज लगी हुई थी वाइट कलर की. These water lilies look like snow collected on the surface of the broad tank of water. Okay, like snow and mist का मतलब है कि ये जो वाटर लिलीज थी ऐसे लगता था जैसे कि बहुत सारी स्नो, बर्फ़ को लाकर यहाँ कलेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये वाइट कलर की थी तो यहाँ पर इसका ऐसा लुक आता था. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं. बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिशंस डियर इज द कैजुरिना टू माई सोल. अब ये कहती है दैट द कैजुरिना ट्री इज़ वेरी डियर टू द सोल ऑफ द पोइटेस. Besides it being a magnificent tree, there are other reasons for the poetess to have a great love for this tree. ये बोलती है कि ये मैग्निफिशंस तो है, मतलब स्प्लेंडिड तो है, शानदार तो है, लेकिन इसके कारण ही ये ट्री मेरा डियर, मेरा लविंग नहीं है, बल्कि क्यों है, कैजुरिना टू माई डियर इज़ द कैजुरिना टू माई सोल, मतलब मेरे दिल के इतना करीब इसीलिए नहीं है सिर्फ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शानदार है, कुछ दूसरा रीज़न भी है. क्या है? बीनीथ इट वी हैव प्लेड बिकॉज दो ईयर्स में रोल दे यूज टू प्ले अंडर दिस ट्री. दे मतलब उसके जो भाई बहन और वो तीनों इस पेड़ के नीचे खेला करते थे बहुत सालों पहले, बिफोर सो मैनी ईयर्स. ओके, नाउ ओ स्वीट कंपेनियंस, नाउ शी इज़ मिसिंग हर ब्रदर एंड सिस्टर. वो बहुत याद कर रही है उनको, कि वो कह रही है कि ओ मेरे भाई बहनों के, बिकॉज although much time has elapsed, yet the poetess has intense and deep love for this tree, and she will always love this tree for the sake of her sweet companions. ठीक है, तो मतलब बहुत सारे साल निकल चुके हैं, 2 years में रोल, अभी बहुत साल निकल चुके हैं, मतलब रोल मीन्स पास्ट अवे, लेकिन अभी भी वो शी लव्स द ट्री, लव्ड विथ लव इंटेंस. शी स्टिल लव्स द ट्री, इंटेंस मीन्स डीपली लव, क्योंकि वो डीप अफेक्शन है अभी भी उसके अंदर उस पेड़ के लिए. फॉर योर सेक्स मतलब तुम्हारे लिए, फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर, शैल द ट्री बी एवर डियर, और ये ट्री हमेशा ही उसके लिए डियर रहेगा. ओके, शी हैज़ वेरी स्वीट एसोसिएशंस विद द ट्री, उसके साथ बहुत अच्छी जोड़, मतलब ट्री के साथ यादें जुड़ी है उसकी. एंड शी विल ऑलवेज लव दिस ट्री फॉर द सेक ऑफ हर अनफॉरगेटेबल एसोसिएशंस, और इसलिए ये ट्री को कभी भी नहीं भुला पाएगी अपने फ्यूचर में भी. ब्लैंट विथ योर इमेजेस इट शैल अराइज इन मेमोरी. दिस ट्री इज़ ब्लैंड इज मिक्सड, ये ट्री तुम्हारी यादों के साथ में मिक्स है. ओके, दिस ट्री इज़ मिक्सड विद द मेमोरीज ऑफ हर डेड ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहन की यादों के साथ में मिक्स है ये पेड़. एंड देयर फोर इट विल ऑलवेज अराइज इन हर मेमोरी टिल हॉट टीयर्स ब्लर हर विजन एंड ब्लाइंड हर आइज. टिल द हॉट ईयर्स ब्लाइंड मैन आइज, मतलब तब तक उस पेड़ की और उसके भाई बहन की इमेज उसकी आंखों के सामने आती रहेगी, उसकी यादों में, जब तक कि उसके गर्म आंसू उसकी आंखों को अंधा ना कर देंगे तब तक. वॉट इज़ दैट डर्ज लाइक मामा दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन ए शिंगल पीच. मामा डर्ज का मतलब होता है फ्यूनरल सॉन्ग, FUNERAL, मतलब मृत्यु पे जो गाना गाया जाता है वो. अब उसको ये एक डर्ज लाइक सॉन्ग सुनाई देता है, फ्यूनरल सॉन्ग के जैसा सुनाई देता है. ओके, शी लिसन्स टू द सैड मर्मर ऑफ द ट्री, मतलब वो पेड़ का मरमर सैड सॉन्ग सुनता है उसको. एंड शी थिंक्स दैट इट इज़ लाइक द नॉइज ऑफ द सी स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द बीच कवर्ड विथ पेबल्स. शिंगल होता है पेबल्स, PEBBLES, मतलब छोटे छोटे गोल स्टोन जो होते हैं, राउंड स्टोन्स, जो बीच मतलब समुद्र का बैंक, किनारा. तो वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वेव्स जो है वो आकर उसको बीच के ऊपर टकरा रही है, शिंगल्स के, उसकी आवाज़ है, लेकिन इसको ये ट्री का मरमर सुनाई दे रहा है इसमें. इट इज़ द ट्रीज लैमेंट, क्या ये ट्री का लेमेंट है, मतलब उसकी मॉर्निंग साउंड है. शी थिंक्स दैट इट इज़ लाइक द नॉइज ऑफ दिस सी स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द बीच कवर्ड विथ पेबल्स, एंड दिस सैड मरमर इज़ द लेमेंट ऑफ द कैजुरिना ट्री. वो कहती है ये पेड़ का लेमेंट है, उसका ही रोना है. ओके, एंड एन एरी स्पीच, एरी मतलब वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब सी
एक सेंटिमेंटल सी ये स्पीच है, बहुत साउंड है, स्पीच का मतलब यहाँ साउंड है, बहुत अजीब सा साउंड आता है। ओके, दैट हैप्ली टू द अननोन लैंड में रीच, हैप्ली मतलब परहैप्स, शायद, शायद यह आवाज़ कहाँ पहुँच रही है, परहैप्स में दिस साउंड में रीच द अननोन लैंड। अननोन लैंड का मतलब है द लैंड वेयर हर ब्रदर डेड ब्रदर एंड सिस्टर हैव गॉन, जहाँ उसके मृत भाई बहन जा चुके हैं, शायद ये आवाज़ वहाँ तक रो जा रही है। मतलब वो कहना चाहती है द ट्री इज़ आल्सो लेमेंटिंग फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर, से ट्री भी उनकी याद में रो रहा है। नाउ शी इज़ रिपीटिंग द वर्ड अननोन येट वेल नॉन टू द आई ऑफ फेथ, कि हाँ वो लैंड अननोन तो है। ओके, द वेलिंग ऑफ द ट्री वॉज अननोन येट नॉन टू द आई ऑफ फेथ, मतलब द पर्सन हु बिलीव्स इन रीबर्थ, जो रीबर्थ में बिलीव करता है कि मृत्यु के बाद की भी कोई दुनिया होती है, उसके लिए वो जगह वेल नॉन है। तो अननोन तो है वो जगह, लेकिन फिर भी उनके लिए वेल नॉन है, जिनको पता है कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे इन डिस्टेंट लैंड में by many a sheltered bay. She is saying that she has heard the wailing sound of the tree in distant countries of France and Italy. ठीक है, when far away in those distant countries beside many dark bays. तो वो कहती है कि ये ट्री का आवाज़, ये वेल, ये रोना, ये मरमर साउंड मैंने बहुत दूर दूर तक सुना है। नॉट ओनली इन इंडिया, जब वो फ्रांस और इटली गई थी, देयर आल्सो शी हर्ड दैट साउंड इन डिस्टेंट लैंड्स, ये वहीं के लिए यूज़ हुआ है। बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे, मतलब कि डिस्टेंट कंट्रीज़ में, बिसाइड मैनी डार्क बेज, जहाँ पर बड़ी बड़ी खाइयाँ थी, डार्क मीन्स प्रोटेक्टेड बेज थी, वहाँ पर इसने सुना। और कब कैसे सुना? वेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर रैथ, वाटर रैथ मीन्स सी गॉड बोल सकते हैं, सी स्पिरिट बोल सकते हैं। जब स्लम्बर्ड, स्लम्बर्ड का मीन्स स्लीपिंग, स्लेप्ट, जब अपनी केव में, गुफा में, जब वाटर रेथ, पानी के देवता भी सो रहे थे, मतलब कि जब चारों तरफ शांति थी ना रात के समय, तब उसको ये आवाज़ सुनाई देती थी। एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर, और द सी वेव्स जेंटली टच द ओल्ड शोर्स ऑफ दोज कंट्रीज, और उस समय जब शांति से वेव्स आकर समुद्र के किनारों को टच करती थी। और फ्रांस और इटली बीनीथ द मून, मतलब नाइट टाइम को ये सुनाई देती थी। ठीक है, इट वॉज एट नाइट अंडर द मून वैन द, अब अर्थ की क्या कंडीशन थी, वैन अर्थ ले ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस swoon, जब अर्थ पूरी तरह से ट्रांस्ड होती थी, मतलब कि वी कैन से इन हाफ स्लीप कंडीशन, हाफ स्लीप कंडीशन में होती थी, या फिर वी कैन से फेंट होती थी, बेहोशी की कंडीशन में। मतलब जब सब लोग बेहोशी की कंडीशन में सोए रहते थे, ऐसी रातों को उसको शांति के माहौल में इसको इस टाइप का मरमर सुनाई देता था, दूर दूर तक रात के अंधेरों में, शांति में, इस तरह से। एंड एवरी टाइम द म्यूज़िक रोज, और जब जब उसको ये म्यूज़िक सुनाई देता था, ओके, एट ऑल टाइम्स व्हेन द म्यूज़िक वाज हर्ड बाय द पोएटेस, तो वो क्या होता था, बिफोर माइन इनर विजन रोज ए फॉर्म सब्लाइम, सब्लाइम मीन्स नॉबल, मैजेस्टिक, ये जो मैजेस्टिक तुम्हारी फॉर्म है, शानदार जो फॉर्म है तुम्हारी। ओके, शी सा द कंक्रीट फॉर्म ऑफ द कैजुरिना ट्री बिफोर हर इनवर्ड आई और इमेजिनेशन, इनर विजन का मतलब इमेजिनेशन में। तो जब जब उसको ये म्यूज़िक सुनाई देता था, उसको अपनी कल्पनाओं में वो शानदार पेड़ दिखाई देता था। ये रोज़ है, राइज की सेकेंड फॉर्म वाला रोज़ है, तब तब वो उठता था, मतलब उसकी इमेजिनेशन में पेड़। द विजन, ओके, दाई फॉर्म मीन्स शी इज़ डायरेक्ट एड्रेसिंग द ट्री, तुम्हारी फॉर्म आती थी ट्री। द विजन ऑफ द ट्री वॉज सीन बाय द पोएटेस, O tree, as in my happy prime, I see thee in my own loved native clime. So the okay, as she had seen the tree in the happy prime means happy childhood of her life, her own loved native region. Native clime means India. India में, और वो उसको पेड़ कैसा दिखाई देता था, कि तुम मुझे वैसे ही दिखाई देते हो मेरी कल्पनाओं में, जैसे तुम मेरे खुशनुमा बचपन में थे। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ जैसे तुम मेरे इंडिया में लगे हुए थे, उसी रूप में मैं तुम्हें अभी भी देखती हूँ। देयरफॉर आई फेन, इसलिए फेन का मतलब ग्लैडली, हैप्पीली, मैं खुशी खुशी क्या चाहती हूँ, वुड कंसिक्रेट अ ले, ले होता है लिरिक, एक कविता की रचना करना चाहती हूँ। कंसिक्रेट का मतलब होता है आई कंपोज, मैं एक कविता कंपोज करना चाहती हूँ। द पोएटेस एड्रेसेस द ट्री एंड सेज दैट देयरफॉर शी वुड ग्लैडली डिवोट ए सॉन्ग टू द सेक्रेड पर्पस ऑफ इट्स ऑनर, और इसका क्या पवित्र पर्पस है इसकी कविता को कंपोज करने के पीछे,
unto thy honor, तुम्हारे सम्मान के लिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ. Tree beloved of those who now is blessed asleep for a repose. वो कहती है कि this tree was deeply loved by those who are now sleeping an eternal sleep. वो कहती है ए का मतलब फॉर एवर, फॉर ए का मीन्स फॉर एवर, हमेशा के लिए, कि पेड़, क्योंकि पेड़ तुम उनके भी बहुत प्रिय थे जो अब आराम से हेवनली स्लीप में, ब्लेस्ड स्लीप मतलब हेवनली स्लीप में सो रहे हैं हमेशा के लिए. रिपोज का मतलब स्लीपिंग, फॉर एवर हुआ स्लीपिंग. ठीक है, तो तुम उनके भी बहुत प्रिय थे. डियरर देन लाइफ टू मी अलाश वर दे. शी इज सेइंग बोथ ऑफ देम वर डियरर देन लाइफ टू हर. दोनों ही उसके लिए अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यारे थे. अलाश मीन्स सैड एक्सप्रेशन इज प्रेजेंटेड हेयर. एंड वर दे मतलब दे वर, बट दे आर नॉट नाउ अलाइव. वो अब अलाइव नहीं है, वो थे. शी लेमेंट्स, ओके, वो दुख प्रकट करती है. मेस्ट दाउ बी न्यूमरड वैन माई डेज आर डन. अब शी लेमेंट्स देयर अनटाइमली एंड अर्ली डेथ्स. उसको दुख होता है कि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी. शी विशेज that when she dies, after her death, the tree casuarina tree be counted among immortal trees like the trees in Borodale. वो कहती है कि when my days done, डन का मतलब है when I die, जब मैं मरूं. ओके, तब क्या हो, तब तुम उन अमर हो जाओ, उन डेथलेस ट्रीज के साथ गिने जाओ. डेथलेस ट्रीज का मतलब होता है इमॉर्टल ट्रीज के साथ, जैसे कि बोरोडिल में किया गया था. बोरोडिल इज द नेम ऑफ ए पोएम कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसमें यू ट्रीज को इमॉर्टल किया गया था, अमर किया गया था उनके बारे में कुछ कहकर. इसी तरह से मैं चाहती हूँ जैसे बोरोडिल में यू ट्रीज अमर हुए थे, तुम भी मेरी कविता के माध्यम से अमर हो जाओ. Under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope, and death, the skeleton in the time of the shadow, and to weak the was. Okay, she wishes कि वो immortal हो जाए tree. Now it was under the awful branches of this tree that they had pale fear, trembling hope, and death, the skeleton in time, the shadow. मतलब वो कहती है कि जिसकी भयानक, आफुल मतलब हॉरिबल ब्रांचेस के अंदर तुम इतने इमॉर्टल हो जाओ, तुम्हारी ब्रांचेस फिर इतनी हॉरिबल हो जाएगी कि उसके अंदर लिंगर्ड पेल, पेल हो जाएगा सब कुछ. लिंगर्ड का मतलब होता है पैसिव हो जाएंगे, पैसिव, एक्टिव नहीं रहेंगे, पीले पड़ जाएंगे, पेल हो जाएंगे. फियर, फियर ना कोई डर रहेगा फिर तुम्हारी ब्रांचेस के नीचे अमर होने के बाद. ट्रैम्बलिंग होप मतलब निराशा नहीं रहेगी, अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, देर व सर्टेनिटी. एंड डेथ द स्केलेटन, डेथ जो कि स्केलेटन के फॉर्म में आती है, इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन, उसका भी कोई स्थान नहीं रहेगा. एंड टाइम द शैडो, और समय की परछाई भी तुम पर नहीं पड़ेगी, नो इफेक्ट ऑफ टाइम. एंड दो वीक द वर्स, हालांकि मेरी जो कविता है, वर्स है, वो दिस इज़ वीक. ओके, शी सेज that although her song in honor of the tree may be weak in describing its beauty, हालांकि वो वीक है, that would thy beauty feign, जो कि तुम्हारी ब्यूटी को डिस्क्राइब करेगी. हैप्पीली आई विल डिस्क्राइब योर ब्यूटी इन माई पोएम. ओ फेन रिहर्स, रिहर्स मीन्स नरेट, नरेट. ठीक है, बहुत खुशी खुशी डिस्क्राइब करूँगी, वर्णन करूँगी तुम्हारी ब्यूटी का, हालांकि वो थोड़ी सी वर्स में कमज़ोर हूँ मैं. मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स. Now, yet she wishes that her love for the tree saves it from oblivion's curse, that is, the curse of forgetfulness. वो कहती है कि चाहे मेरी कविता वीक है अपनी वर्स में, तो भी इसमें मैं तुम्हारी ब्यूटी का इतना वर्णन करूँगी कि मेरा जो लव है ना, मेरा जो प्यार है, ये तुम्हें डिफेंड करेगा, बचाएगा. किस चीज़ से बचाएगा? ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, लोग तुम्हें भुला देंगे, उस वाले श्राप से बचा लेगा. तुम्हें कभी कोई नहीं भूल पाएगा, तुम हमेशा से याद करे जाओगे. मतलब शी विशेज टू इमोर्टलाइज द ट्री बाय राइटिंग पोएम इन इट्स ऑनर. उसके सम्मान में ये कविता लिखकर वो उसको अमर करना चाहती थी. तो चलिए अब इसके लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं सभी स्टेंजास की. या देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम इसकी पोएम की देखते हैं वो मिलती है ABBA. ठीक है, सभी स्टेंजास में मिलेगी हमें. फर्स्ट थिंग इज दैट 11 लाइन स्टेंजा है, देन राइमिंग स्कीम है ABBA, देन CDDC एंड देन EE. ओके, नेक्स्ट थिंग है यहाँ लाइक ए ह्यूज पाइथन में देयर इज अ यूज ऑफ सिमली,
देन राउंड एंड राउंड में वी कैन से एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है. देन वियर्स स्कार्फ में यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है कि वो स्कार्फ को पहन लेता है. द जाइंट वियर्स द स्कार्फ, मतलब उसको जाइंट बोला गया है, स्कार्फ के जैसे पहन लेता है, मेटाफर है. देन अगेन पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज स्कार्फ पहनना इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है. ओके, देन देर इज़ अ वर्ड समिट, समिट नियर द स्टार्स, यहाँ हाइपरबली का यूज़ किया गया है. ओके, यहाँ हाइपरबली, हाइपरबली का मतलब होता है कोई BOLE, बहुत चीज़ को किसी को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना, वहाँ यूज़ किया गया है. देन स्वीट सॉन्ग में अगेन एलिट्रेशन है यहाँ. देन ट्री, ट्री एक चीज़ और है, यहाँ जो ट्री है क्योंकि कैजुरिनर ट्री ये सिंबॉलिक है. सिंबॉलिक किसका है? दिस इज सिंबॉलिक ऑफ इंडिया, इंडिया का सिंबॉलिक है, क्योंकि इंडिया जैसे शान से खड़ा है आफ्टर सो मैनी आउटर अटैक्स, वैसे ही ट्री भी खड़ा है, इतने सारे क्रीपर वगैरह उसको वाइंड कर रखा है, स्टिल इट इज़ अ मैजेस्टिक ट्री. तो ये सिंबॉलिक भी है यहाँ पर. उसके अलावा स्कार्फ शोज, स्कार्फ इज़ द सिंबल ऑफ मॉडेस्टी, ठीक है, मॉडेस्टी का सिंबल बताता है. क्रिम्सन क्लस्टर, यहाँ एलिट्रेशन है, एंड क्रिम्सन इज़ द कलर ऑफ फेस्टिविटी, खुशियों का कलर है, तो ये उसका भी सिंबॉलिक है. देन सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, एंड टू देयर एंड, मतलब जो यहाँ पर रिपीटेशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, जो फर्स्ट वर्ड का रिपीटेशन होता है उसको बोलते हैं एनाफोरा, ANAPHORA. ये लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ एनाफोरा का यूज़ किया गया है. देन स्टैचू लाइक, स्टैचू लाइक है ना, तो स्टैचू लाइक में यहाँ पर सिमली का यूज़ है. देन लाइक स्नो एंड मेस्ट में सिमली का यूज है. उसके बाद कुकूज हेल द डे, कुकूज हेल द डे जो हमारी लाइन है, ये यहाँ पर कोकिलास, कोकिलास का पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि दिन का स्वागत, स्वागत करना इज़ ह्यूमन क्वालिटी. ओके, देन माई आई डिलाइटेड, माई आई डिलाइटेड, यहाँ पर एक लिटरेरी टर्म आता है सिनक डके, SYNECDOCHE. सिनक डकी का मतलब होता है एक बॉडी पार्ट को प्रेजेंट करके पूरे को प्रेजेंट करना, मतलब उसकी आइज़ थोड़ी खुश होती थी, एक्चुअल में पोइटस खुश होती थी, तो सिनक डकी का यहाँ यूज़ किया गया है. उसके बाद एलिट्रेशन वगैरह आप देख लेना, जैसे कि स्प्रिंग, स्नो, SS वर्ड का रिपीटेशन एलिट्रेशन है, लाइक दिस. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टैंजा में, ओ स्वीट कंपेनियंस, यहाँ पर है एनाफोरा, ANAPHORA. एनाफोरा का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट एड्रेस करना, यहाँ अपने कंपेनियंस को डायरेक्ट एड्रेस कर रही है. ओके, उसके बाद लव्ड, लव्ड में एलिट्रेशन है. देन हॉट टीयर्स ब्लड माइन आइज, यहाँ पर हाइपरबली का यूज़ है, जब तक आंखें अंधी नहीं हो जाएगी, आई विल रिमेंबर यू. उसके बाद डच लाइक मर्मर, डच लाइक मर्मर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन द सिंगल, यहाँ सब में सिमली का यूज़ किया गया है. ओके, देन मर्मर, मर्मर जो है वो साउंड सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए ओनोमेटोपोइया का यूज़ है, ONOMATOPOEIA. ठीक है, ये लिटरेरी डिवाइस यहाँ यूज़ है. देन नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे, या अननॉन येट वेल नॉन टू द आई ऑफ फेथ, यहाँ कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया गया है, एंटीथेसिस बोल सकते हैं, दो अपोजिट चीज़ें साथ में ली गई है. देन हम देखते हैं आई ऑफ फेथ, या आई ऑफ फेथ है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, फेथ की भी आई होती है क्या, ठीक है, यहाँ इसका फेथ का पर्सोनिफिकेशन है. देन उसके बाद वेल, वेल जो वर्ड आया है यहाँ, वेल फार, यहाँ भी ओनोमेटोपोइया का यूज़ किया गया, मतलब साउंड सिस्टम से रिलेटेड है. देन वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर, वेव्स का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ठीक है. देन अर्थ ले ट्रेंस्ड एंड रिप्लेस सूर, यहाँ अर्थ का पर्सोनिफिकेशन किया गया है. और दूसरी बात, यहाँ पर एक लिटरेरी टर्म है ट्रांसफर्ड एपिटेट, ठीक है, तो ट्रांसफर्ड एपिटेट का यूज़ किया गया है, मतलब कि अर्थ नहीं सो रही थी ऐसे ड्रीमलेस होकर, फेंट सी, बेहोशी सी, एक्चुअल में इंसान सो रहे थे, तो इंसानों की क्वालिटी अर्थ को दे दी कि अर्थ सो रही थी, एक्चुअल में अर्थ थोड़ी सो रही थी, इंसान सो रहे थे. ट्रांसफर्ड एपिटेट इज यूज्ड हियर. देन दाई फॉर्म, ओ ट्री, यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया, डायरेक्ट एड्रेस किया गया, जो मैंने पहले भी बताया था. नेटिव क्लाइम का है, सिंबॉलिक वर्ड है, इंडिया के लिए यूज़ किया गया है. नेक्स्ट देखिए, डाई ऑनर, यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया, डायरेक्ट एड्रेस किया गया है. देन बोरोडेल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पोएम कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. देन फियर टाइम, देन फियर होप डेथ,
टाइम, इन सब का पर्सोनिफिकेशन है, लव का पर्सोनिफिकेशन, ऑब्लिवियन का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। देन डियरर देन लाइफ टू मी, इसमें हाइपरबली का यूज़ किया गया है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा, पोएम लिटरेरी डिवाइसेस समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।